नमस्कार सभी को, मेरे चैनल हिंदी बाई ज्योति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार तो इससे सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा पे। भाषा पे बात करते हैं तो भाषा एक तरीके से माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। किसी भी तरीके से आप उसको लिख करके व्यक्त कर सकते हैं या फिर बोल करके व्यक्त कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को बोल करके या फिर लिख करके किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और सामने वाला हमारे भावों को, विचारों को सुन करके या फिर लिख करके ग्रहण करता है। अब इसमें एक बात आती है लिपि की। लिपि की अगर हम बात करें तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है और अंग्रेजी में रोमन लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिपि क्या है? लिपि क्या है? हाँ, तो लिपि का मतलब होता है कि जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकल रही है। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज़। हाँ, जो भी ध्वनियाँ निकल रही हैं तो उसके लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हाँ, तो जैसे अगर मैंने बोला अ, हाँ, तो इस अ के लिखने के तरीके को या फिर इसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उसी को हम ध्वनि कहेंगे। जैसे अगर हम अ की बात करें तो अ अलग अलग चिन्हों से मिल करके बना है। एक चिन्ह ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। हाँ, तो जो चिन्ह है इन्हीं को हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी में जैसे हमने ए लिखा तो ए क्या है? ये अलग अलग चिन्हों से मिल करके बना, जैसे पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, तीसरा चिन्ह। लेकिन जो अंग्रेजी की लिपि है वो रोमन लिपि होती है। तो आज हम वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो हो जाएगा आपका वर्णमाला। वर्णमाला हम देखेंगे। वर्णमाला के हम प्रकार देखेंगे। हाँ, स्वर और दूसरा है व्यंजन। हाँ, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम स्वर पे बात करेंगे। तो अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला तो जो हम वर्ण बोल रहे हैं, वर्णों को जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं या फिर क्रमबद्ध समूह में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, मैंने क्या लिखा? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्णमाला की तो ये क्या है? स्वर है और व्यंजन है। जब हम इन दोनों को मिला करके एक साथ लिखेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्णमाला है वो कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ये अर्थ के आधार पर होते हैं। अब स्वर वो होते हैं जिसमें या फिर जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वही जो व्यंजन होता है उनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हम या फिर जैसे कि जब हम अ, आ, ई बोलते हैं तो जो अ है, आ है, ई है, ई है, इनको बोलने में हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती या फिर किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वही अगर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन में जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो इनको बोलने में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर जब हम क उच्चारित कर रहे हैं तो क के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो जब भी हम लिखते हैं, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, आगे हम आपको इस बारे में बता देंगे, जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क के नीचे क्या लगता है? हम हलंत लगाते हैं, क्योंकि क आधा इस्तेमाल किया जाता है। क प्लस अ। अब ये क प्लस अ मिल करके क्या हो जाएंगे? क प्लस अ मिल करके ये हो जाएगा पूरा
क। ठीक, तो क्या हो रहा है कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर कुल 11 होते हैं। स्वर कुल 11 होते हैं। जैसे यहाँ मैंने 4 लिखा है, अ आ ई उ, फिर री, फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, अगर स्वर के प्रकार की बात करें हम, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है आपका हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब एक एक पे हम बात करेंगे। पहला है हमारा हर्ष स्वर, पहला हमारा है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, ठीक, हर्ष का मतलब ही होता है छोटा। तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा अ आ ई उ, तो जो हर्ष स्वर वो ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में हमें कम से कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया अ, ई, उ और री, मतलब जितने भी छोटे वर्ण हैं, जितने भी छोटे स्वर हैं, वो किस में आएंगे, हर्ष स्वर में आएंगे। और ये कितने होते हैं, कुल 4 होते हैं। इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमें हर्ष स्वर का दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर। ठीक, और ये कुल होते हैं 7। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इनको बोलने में हमें क्या होता है कि हर्ष स्वर का दुगना समय लगता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जो स्वर हैं इसमें 11 स्वरों में जितने बचे वो सभी किस में आ जाएंगे, हर्ष स्वर में। जैसे कि आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो कितने हो गए, यहाँ पे 7 हो गए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। जो 7 है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, और जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमें हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है इनको बोलने में, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर का नाम दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का सिंबल होता है ये। इसको बोलते समय क्या होता है कि जब हम इसको बोलते हैं या फिर हम जब इसको उच्चारित करते हैं, जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो हर्ष स्वर का तिगुना समय इसमें लगता है। इस जैसे हम जब बोलते हैं राम, जब हम राम बोल रहे हैं तो रा के बाद एक थोड़ा सा गैप आ रहा है म, रा और म के बीच में, तो हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो है ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। या फिर दूसरा देखो ओम। हाँ, तो जो ओ है और म है, ओ के बाद एक थोड़ा सा गैप आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ओम, तो जो एक लंबा सा खिंचाव आ रहा है ओम बोलते समय, वही क्या है, प्लुत स्वर है।
इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। या फिर जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं संगीतकार, वो लोग बहुत ज़्यादा आलाप लेते हैं, राग लेते हैं, फिर गाना गाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लुत स्वर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये हमने अभी देखा कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है, इसलिए हम इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और ये कुल 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, जिनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्वरों का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो स्वरों का प्रयोग, हाँ, तो स्वरों का हम 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला तो होता है कि अपने मूल रूप में, अपने मूल रूप में। दूसरा होता है मात्रा के रूप में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो स्वर हैं उनकी मात्राओं को हम इस्तेमाल करते हैं व्यंजन के साथ, क्योंकि व्यंजन जो है वो अधूरे होते हैं बिना स्वर के। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है। एक तो हम अपने मूल रूप में जैसे स्वर हैं हम उनको उसी तरीके से प्रयोग में लाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा अनार, आम, ईख, उल्लू, तो ये क्या है, ये अपने मूल रूप में है। मैंने पहले स्वर का प्रयोग किया, अ, आ, ई, उ। ठीक है, तो ये हमने स्वर का जैसे हैं वो उनको उसी तरीके से प्रयोग में लाया, उनमें कोई बदलाव नहीं किया। दूसरा हमने लिखा है मात्रा के रूप में। तो जैसे अगर हम आम की बात ले लेते हैं, सॉरी नहीं, च लिखते हैं हम, हाँ, च प्लस आ, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा चा। तो हम इसको लिख सकते हैं चार। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो स्वर है उनको एज इट इज़ प्रयोग में नहीं लाया, उनकी मात्राओं का हमने प्रयोग किया। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, च पे हलंत प्लस आ प्लस लौ पे हलंत प्लस औ। तो ये जो आ है च के साथ लग रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, मात्रा के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। इसलिए हमने लिखा है कि एक तो अपने मूल रूप में, दूसरा मात्रा के रूप में हम स्वरों का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।